स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा कर्व। तो कर्व में क्या है कि हमारा ना कोई लाइन जो है वो भी कर्व है, को मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं पे एंड हो रहे हैं कंटिन्यूसली। हम पेन नहीं उठा रहे, कंटिन्यूसली एक पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं एंड हो रहे हैं, तो वो सारी ही फिगर हमारी वो कर्व के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है कि कर्व कितने टाइप के होते हैं। इसमें जैसे हमारे 3 टाइप की कर्व आ जाती है, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट, और हमारा पैरामेट्रिक। हम जो मेनली पढ़ रहे होंगे वो पैरामेट्रिक कर्व है। ठीक है। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि, सॉरी पहले, हाँ इम्प्लिसिट में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई वो कुछ जीरो होता है, मतलब कुछ ऐसे जीरो के इक्वल करके कोई इक्वेशन बन रही होगी। जैसे सर्कल का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, कुछ ऐसी इस टाइप की इक्वेशन बन रही होगी। जबकि एक्सप्लिसिट के केस में क्या हो रहा होगा कि हमारा जो ऐसे कुछ y इक्वल्स टू कोई एफ एक्स में इक्वेशन बन रही होगी, जहाँ पे x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप के कर्व हमारे एक्सप्लिसिट में आ जाते हैं। और पैरामेट्रिक में क्या है, जहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हम सारे कर्व के फंक्शन जो भी होगा सब चीज़ फॉलो करता है वो। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब पैरामेट्रिक को और थोड़ा सा देखते हैं मेनली ना। अब सबसे पहली बात आती है डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व। ठीक। तो इसमें क्या है कि सपोज एक लाइन है, लाइन क्या है हमारी, 2 पॉइंट को मिलके बनती है। कितनी डिग्री है इसकी, 1। तो अगर 1 डिग्री का कर्व होगा तो उसको हमें मिनिमम 2 कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए होंगे जिनसे हम उसको कर्व को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अगर हमारा 2 डिग्री का कर्व होगा तो 3 कंट्रोल पॉइंट चाहिए होंगे, 3 डिग्री का होगा तो 4 कंट्रोल पॉइंट चाहिए होंगी। सिंपल सी बात होगी ये तो। बाकी इसके बाद क्या है कि सपोज करो जो हमारे ना ऐसे लीनियर कर्व होगी और 2 डिग्री वाले कर्व होगी या जीरो, ठीक पॉइंट हो गया 0 डिग्री कर्व में मतलब, है ना। तो ये सब क्या है कि इसमें ना हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम ना जब हम रियल टाइम ऑब्जेक्ट में डील करेंगे तो हमें ना ऐसी फेस शेप बनानी है मान ली, तो हमें ना ये कर्व चाहिए होंगे, ज़्यादा कर्व, बहुत ज़्यादा, कि हम पर्टिकुलर कर्व्स को ऐसे कुछ भी बना सके, है ना। तो इस टाइप से हमें क्या है कि हमें चाहिए होगा पर्टिकुलर कर्व, मतलब जो कि 0, 1, 2 डिग्री वाले कर्व ना वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हमें, इतना ज़्यादा कर्व चाहिए होगा हमें। तो कर्वेचर, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम एटलीस्ट 3 डिग्री कर्व का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब हम जैसे हम 3 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे ना, तो 3 डिग्री कर्व, फिर 4 डिग्री कर्व, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट बढ़ते जाएंगे और डिग्री भी हमारी बढ़ती जाएगी। जब हमारी डिग्री बढ़ती जाएगी ना तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो 4 डिग्री से ऊपर के जितने भी कर्व होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन करना या जो भी है सब चीज़। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 या 4 डिग्री के कर्व का ही यूज़ करते हैं और मेनली हमारे सिलेबस में 3 डिग्री के कर्व का यूज़ है। ये क्या है हमारा क्यूबिक कर्व। ठीक, क्यूबिक कर्व। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा कुछ ऐसा होगा पैरामेट्रिक क्यूबिक कर्व में कि हम एक्स टी करके कुछ होगा, उसकी इक्वेशन ऐसे निकाल सकते होगी, ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स। ठीक है। मतलब एक्स कंपोनेंट निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, वाई का जो भी होगा वाई ऑफ टी को हम ऐसे निकाल लेंगे कि ए ऑफ वाई टी क्यूब प्लस बी ऑफ वाई टी स्क्वायर प्लस बी ऑफ वो सी ऑफ वाई टी
और प्लस डी ऑफ वाई, कुछ कुछ ऐसे ही हम जेड में इक्वेशन लिख देंगे, है ना। तो ये हमारी पैरामेट्रिक कर्व का फंक्शन हो जाएंगे कि एक्स ऑफ टी का फंक्शन ये हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी और ये सब। तो ये तो होगी सिंपल सी चीज़ होगी। फिर इसमें ना हमारी जो कर्व है हमारा क्यूटी से डिफाइन करेंगे हम इसको कर्व को, और ये हमारा इक्वल होगा टी इंटू सी, जहाँ पे टी हमारी टी मैट्रिक्स तो हमें पता है कि टी में हमारी ये होगी टी की क्यूब, टी का स्क्वायर, टी का 1 और 1, ठीक है, कुछ ये हो जाएगा। और जो हमारी सी होगी, सी मैट्रिक्स, ठीक, इसमें हमारा क्या होगा, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, है ना, फिर ए वाई बी वाई सी वाई और डी वाई, ऐसी ए जेड बी जेड सी जेड और डी जेड, कुछ इस टाइप से हमारी सी की जो मैट्रिक्स होगी वो होगी, है ना। तो ये वाला तो पोर्शन हो गया। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, हाँ ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद आता है हमारा ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी और हमारा ज्योमेट्रिक और पैरामेट्रिक। ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा होगा हमारा, सिर्फ सिंपल, जैसे पहले आ जाता है जी जीरो, इसको हम जी से डिफाइन करेंगे, इसको हम सी से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है, जैसे इसमें जी जीरो आ जाता है, इसमें सी जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम दो कर्व को ज्वाइन करेंगे तो वो बेशक कैसे भी ज्वाइन हो, सिर्फ हमें उन्हें ज्वाइन करना है, तो उसमें वो जी जीरो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा अगर हमने दो कर्व को ज्वाइन करा है, ठीक। बाकी फिर इसके बाद आ जाता है हमारा G1। तो G1 कॉन्टिन्यूटी कब होगी, जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ टू टेंजेंट वेक्टर आर इक्वल एट जॉइनिंग पॉइंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर आर इक्वल, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर एट जॉइनिंग पॉइंट आर इक्वल, एट जॉइनिंग पॉइंट आर इक्वल। जबकि C1 में क्या होगा, इफ टेंजेंट वेक्टर ऑफ टू क्यूबिक कर्व सेगमेंट आर इक्वल एट सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट द कर्व हैज फर्स्ट डिग्री कंटिन्यूटी। सिर्फ हम C1 में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर टेंजेंट वेक्टर इक्वल है, मतलब जो इनका टेंजेंट वेक्टर क्या होगा बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, है ना। टेंजेंट वेक्टर अगर इक्वल है तो हम सिंपली कह देंगे कि ये C1 कंटिन्यूस है, ठीक। ऐसे ही अगर इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अगर इसमें सिंपल सी बात कह देते हैं इसमें, जैसे कि सी कॉन्टिन्यूटी है ना, पैरामेट्रिक कॉन्टिन्यूटी, इसमें अगर हम सी एन कॉन्टिन्यूस है कोई, तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड nth डेरिवेटिव का वो इक्वल है तो कर्व हमारा सी एन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, और जबकि इसमें क्या है, सिर्फ हमारा जो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी है इसमें सिर्फ हमारी डायरेक्शन है कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर एट जॉइनिंग पॉइंट आर या शुड बी इक्वल, ठीक है। तो हम सिंपल सी कह सकते हैं कि C1 इम्प्लाइज G1, बट G1 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब C1 इम्प्लाइज G1 है कि C1 अगर हमारा मतलब C1 कंटिन्यूस है तो वो G1 तो होगा ही होगा, बट अगर G1 कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो C1 कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज होगी। अब इसके बाद आ जाता है कि किसी भी कर्व के लिए ना हमने ये जो लिखी थी क्यू टी इक्वल्स टू टी इंटू सी, सी हमारी वो होती है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स थी, ठीक। अब हम सी को ऐसे लिख सकते हैं फर्दर एम इंटू जी, एम क्या है यहाँ पे, बेसिस मैट्रिक्स,
है ना। और जी क्या है हमारी, जी भी मतलब है, रुक जाओ अभी बताऊंगा। एम है हमारी बेसिस मैट्रिक्स, 4x4 की बेसिस मैट्रिक्स होती है। जी होती है हमारी कोफिशिएंट, हाँ मतलब जी में ना, जैसे 0.1 वेक्टर की मैट्रिक्स होती है, इसमें ये आ जाते हैं हमारे। जी हमारी 4 एलिमेंट कॉलम मैट्रिक्स होगी ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, मतलब जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो जी हमारी क्या होगी, 4 एलिमेंट की मैट्रिक्स होगी, एलिमेंट की ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। बाकी इसमें क्या आ जाता है और, बाकी एम वी मूव टू द पर्टिकुलर, हाँ। अब नेक्स्ट है हमारा हर्माइट कर्व है, बाकी तो इसमें पैरामेट्रिक कर्व में तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, और बस यही है कि इसकी मैट्रिक्स होगी क्यूटी, इसकी ये डेफिनेशन वगैरह होगी, ये सब पोर्शन है। हर्माइट कर्व अगले वीडियो में कराऊंगा।